नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का। पटना के हॉस्टल एक बार फिर से पुलिस की रडार पर हैं और इसकी वजह भी है, चाहे अग्निपथ योजना को लेकर होने वाला आंदोलन या फिर राजधानी पटना में तमाम आपराधिक घटनाएं, हॉस्टल में रहने वाले असामाजिक तत्व, इन दोनों ही मामलों में पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए। आईबी ने अलर्ट जारी किया तो पटना पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास समेत कई छात्रावासों में छापेमारी अभियान चलाया और इसी दौरान पटेल छात्रावास में बम बनाने के सामान और बारूद बरामद किए जाते हैं। जैसे ही इन चीजों की बरामदगी हुई, खलबली सी मच गई। सवाल यही उठता है कि हॉस्टल में रहने वाले लोग छात्र हैं या गुंडे। पटेल छात्रावास में बम मिलने के सामान को पटना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। इधर पटना विश्वविद्यालय का ही सैदपुर छात्रावास अगर करें, इसकी बदनाम तस्वीरें जो हैं, और इससे पहले भी सैदपुर छात्रावास को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं। ये पहले से ही बदनाम है। यहां रहने वाले छात्र रूपी गुंडे जो हैं, कभी वर्चस्व दिखाने के नाम पर तो कभी किसी को गोली मारने के नाम पर बदनाम है। शराब की बोतलें भी मिली है। कभी कोई गरीब दुकानदार 30 की लस्सी 20 में नहीं देता है तो बम और गोलियों से हमला कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन छात्रावासों में असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है, जो लगातार कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने लगे हैं। पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की माने तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आईबी ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर अलर्ट जारी किया है और उसके मद्देनजर भी सभी हॉस्टल्स पर पुलिस की नजर है। कई लोग जो अग्निपथ योजना को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन में पकड़े गए, उनका संबंध इन्हीं हॉस्टल्स से है। जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स है उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं। जैसे कि कदमकुआ थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने, जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया। राजधानी पटना के हॉस्टल एक बार फिर से पुलिस की राडार पर हैं। सैदपुर छात्रावास से जहां विभिन्न तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की बात सामने आई है, वहीं पटेल छात्रावास जो ठीक हमारे पीछे है, ये पटेल छात्रावास है, सरदार पटेल छात्रावास। और यहाँ पर तो हद हो गई जब पुलिस ने यहाँ पर जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको लेकर जो आईबी ने अलर्ट किया, उसे लेकर जब छापेमारी की तो इस हॉस्टल से यहाँ पर क्लासिक स्टील लिखा हुआ 7 स्टील का डब्बा, ग्रेट व्हाइट लिखा 2 प्लास्टिक का टेप, तार लपेटा हुआ 2 डब्बा और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद जैसा विस्फोटक पदार्थ और 200 ग्राम सुतली बरामद किया गया। जाहिर सी बात है, बम बनाने के मकसद से ये सारी चीज़ें रखी गई थी और इसके बाद कदमकुआं थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता लेते हुए अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR लॉन्च किया है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से पटेल छात्रावास पुलिस की रडार पर है। पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई है और निश्चित तौर पर ये एक शर्मनाक बात है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैदपुर छात्रावास हो या फिर पटेल छात्रावास, यहाँ रहने वाले छात्र क्या वाकई में छात्र हैं या फिर यहाँ पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है और इसी कारण यहाँ से गुंडई जो है वो संचालित हो रही है। एक बड़ा सवाल पटेल छात्रावास पर। देखना होगा, पुलिस ने FIR लॉन्च कर लिया है और आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो बदनाम हो जाते हैं, उनकी बदनामी सामने आती है। और फिलहाल जो पटेल छात्रावास है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और जो छात्र हैं उनसे भी हम कोशिश करें। लेकिन एक बड़ा सवाल पटेल छात्रावास पर खड़ा हो गया कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो भला बदनाम हो जाते हैं और ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं वो पुलिस के रडार पर हैं। और देखना होगा पुलिस आगे इस पूरे मामले में जो बम मिला है किस तरह की कार्रवाई करती है। बम बनाने का सामान कोई मामूली सामान नहीं है, अगर छात्रावास होते हैं बम बनाने का सामान कहाँ से आ जाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापेमारी के मामले में इस वक्त ताजा अपडेट सामने आ रहा है। छापेमारी में जितेंद्र कुमार की कुल 27 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। संपत्तियां जो हैं वो बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी पाई गई हैं।
इसके अलावा उनकी बेनामी संपत्ति को लेकर के भी अहम जानकारी हाथ लगी है। तलाशी में विभिन्न बैंकों के 8 पासबुक और निवेश से जुड़े कागजात हाथ लगे हैं। आपको बताते चलें कि अब तक की छापेमारी में ड्रग इंस्पेक्टर के घर से 4 करोड़ 11 लाख रुपए नकद मिले हैं, जबकि 38,27,000 के जेवर की बरामदगी हुई है। इतना ही नहीं, करीब 30 लाख रुपए बैंक बैलेंस का भी पता चला है। और इसके अलावा बेनामी संपत्ति आगे और है, कई ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ बिहार से ही नहीं ताल्लुक रखती है, बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में भी संपत्तियों का अर्जन करके बनाया गया है। और देखिए, कैश 4 करोड़ 11 लाख, बैंक बैलेंस 29,67,000, सोना चांदी अगर आभूषण की बात कर लीजिए तो तकरीबन 38 लाख के, और जमीन के 27 कागजात जो हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के घर से बरामद किए गए हैं। और तस्वीरें भी देख लीजिए, कार्रवाई की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने इन अधिकारियों के होश भी उड़ा दिए। जिस मामले को लेकर कार्रवाई की शुरुआत की गई थी, जब छानबीन शुरू होती है, कार्रवाई जैसे ही शुरू की गई उसके बाद तमाम दस्तावेज सामने आते चले गए, रकम सामने आती चली गई और रकम गिनने के लिए मशीन को लाना पड़ा। और तब जाकर जो आकलन सामने है, वो आकलन ये कहता है कि धन कुबेर, घूसखोर, भ्रष्टाचार में लिप्त ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है। और बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है, जहां पर लकड़ी की तस्करी का खुलासा हुआ है। जी हां, मक्के की आड़ में लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। ट्रक से सागवान की लकड़ी को जब्त किया गया है। जब्त लकड़ी की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। रामपुर चेक पोस्ट जहां पर कार्रवाई की गई, जांच की जा रही थी और इसी दौरान ये कामयाबी हाथ लगती है। और ये देखिए, यही वो ट्रक है जिस पर आई वॉश करने के लिए, धोखा देने के लिए, छिपाने के लिए पहले मक्के की बोरियों को लाद दिया गया। आपको एक नजर में लगेगा कि इस पे अनाज रखे गए हैं ट्रक पर, लेकिन जब छानबीन की गई तो देखा गया कि इन मक्के की बोरियों के अंदर सागवान की लकड़ियां, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। 15 लाख की ये लकड़ियां बताई जा रही हैं, जो कि मक्के की आड़ में तस्करी के तौर पर की जा रही थी। और अब इन तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। रामपुर चेक पोस्ट पे एक लकड़ी लदे ट्रक को पकड़ा गया और उसी क्रम में मैं भी वहां पहुंचा। जब कागज़ की जांच पड़ताल की गई तो कागज़ केवल मक्के का लोडिंग का था, 30 MT का, जबकि जांच के क्रम में ये पाया गया कि ऊपर से मक्के का कुछ बोरा रखा हुआ, 15-20 बोरा, और नीचे जो है कंप्लीट लकड़ी है। फॉरेस्ट विभाग को भी बुलाया गया था। इन लोगों का कहना है कि सागवान की लकड़ी है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली यात्रा पर जा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के लिए जेएमएम अपनी बातें उनके सामने रखेगा। जेएमएम के मुताबिक आदिवासी केंद्रित राजनीति की वजह से द्रौपदी मुर्मू बेहतर विकल्प हैं, लेकिन समर्थन से पहले केंद्र के सामने हेमंत सोरेन अपनी बातों को रखना चाहते हैं। जेएमएम के मुताबिक राज्य के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के सामने उठाया जाएगा। और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी समर्थन के मुद्दे पर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं दिखता है और किसी भी फैसले से पहले राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के मूड में है। वहीं एक ये भी संभावना बन रही है कि चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, ऐसे में जेएमएम विधायकों, सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर मतदान का भी विकल्प दे सकता है। हालांकि ये सब केवल कयास बने। समर्थन के मुद्दे पर जेएमएम का क्या कुछ स्टैंड होता है, क्या फैसला होता है, ये सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद ही सामने आ पाएगा। और अब बात केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की, जिन्होंने कहा कि वो किसी के हनुमान नहीं है और उनका नाम रामचंद्र है। दरअसल आरसीपी सिंह जमुई में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो बंगला मेरा था, जो मेरे नाम पर आवंटित किया गया था, वो सिर्फ आवंटित था, वो मेरा बंगला नहीं था और उसे खाली करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं सीएम के खास होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो किसी के हनुमान नहीं है
उनका नाम रामचंद्र है। बंगला हमारा था क्या? सरकार का था। बंगला हमारा तो था नहीं। कई दो अध्यक्ष। अरे भाई देखो हमारा उससे क्या लेना देना। देखिए भाई हम वहाँ पर हमारे संजय गांधी जी हैं, उनके घर में हम जब कभी आते तो रहते थे। कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई इशू नहीं है। जिसके लिए कौन सा हमारा घर का है मुस्तफापुर मालती, जानते हो तो हमारा घर है, वहाँ आइए बस दिखाएंगे आपको। नहीं, जैसे चिराग बीजेपी के हनुमान कहे जाते थे, उसी तरह आप भी नीतीश के हनुमान थे। मैं हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। जी रामचंद्र जी। तो नीतीश इसको सुधार लीजिए। अच्छा, मैं किसी का हनुमान नहीं, मेरा नाम रामचंद्र है। तो बाढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां के घोसवरी में डायवर्जन बह गया है। बगदाही नदी पर यह डायवर्जन बना था जो बह चुका है। मुश्किल में इस वक्त त्रिमोहान पंचायत के लोग हैं। 5 गांवों का संपर्क प्रखंड से कट गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ से आ रही है। त्रिमोहान पंचायत के लोग मुश्किल में। 5 गांवों का संपर्क प्रखंड से इस तरह पूरी तरह से भंग है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी अब ग्रामीण लगा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, और देखिए किस तरीके से ये डायवर्जन जो था वो अब बह चुका है। लोगों के लिए अब आवाजाही एक बड़ी मुश्किल, लंबी दूरी तय करना अब इनके लिए विवशता भी है और मजबूरी भी है। और इसी वजह से 5 गांवों का जब प्रखंड से संपर्क टूट गया है तो लोग अब प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं, देखने के बाद कि क्या व्यवस्था हो सकता है उसको हम लोग यथाशीघ्र करवाएंगे। और हम अपने वरीय पदाधिकारी को भी संदर्भ में सूचना देना चाहते हैं, दे करके उनके जैसा निर्देश उनको प्राप्त होता है वैसा ही। जब पानी आया न सर तो सब मशीन ऊपर कर लिए और उसका बाद हम बोले कि आपका कंपनी वाला को एक उसको बुलाइए। हम सब गांव वाले बोले कि ड्रम पुल हमको आने जाने के लिए बना दीजिए, हमको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। और वो आया, डोजर मंगवाया, छड़ लोड करके वो अपना मशीन लेके चले गए। तो एक तरफ लोग अब बढ़ते जलस्तर की वजह से परेशानी से 2-4 हो रहे हैं, वहीं बिहार में मानसून आने के बावजूद राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार में उसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज एक बार फिर से राजधानी पटना में हल्की तो शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। पटना में आज बादल छाए रहेंगे। मॉनसून आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिस बारिश की आशंका या अनुमान जाहिर की जा रही थी वैसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। पिछले कई दिनों पहले बिहार में मानसून का आगमन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी पटना की बात कर लें या पूरे दक्षिण बिहार की, मानसून का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आज सोमवार है और आज को लेकर जो मौसम पूर्वानुमान में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है उसके अनुसार आज पटना में हल्की और शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पिछले कई दिनों से मौसम की बेरुखी इसी तरीके से देखी जा रही है। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में बादल आते तो हैं आसमान में, टिकते भी हैं बहुत देर तक, लेकिन उस मिजाज से बारिश नहीं हो पा रही है। कुछ जिलों में कभी स्थानीय प्रभावों से तेज बारिश हो रही है, लेकिन मानसून का असल रंग पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब तक देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के दक्षिणी भागों में थोड़ा कमजोर हो गया है। उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में वर्षा की गतिविधियां कम हुई है। इस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक होने और पूर्वा के कारण उमस भरी गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान की माने तो पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और सुबह से इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हल्की वर्षा का पूर्वानुमान जो है वो भी बताया गया है, जबकि 4 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कल यानी मंगलवार को बिहार के 6 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
रविवार की अगर बात कर ले तो रविवार यानी कल किशनगंज में गलगलिया में सर्वाधिक 14.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इसके अलावा 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर पूरे बिहार का सबसे गर्म, अमूमन देखा जाता था कि एक गया जो है सबसे गर्म रहता था, लेकिन इस साल बक्सर पूरे बिहार में सबसे गर्म जिले के तौर पर, सबसे गर्म स्थान के तौर पर जाना जा रहा है। और राजधानी पटना की बात कर ले तो यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 36.6 डिग्री के करीब रहा है। रविवार की अगर बात कर ले, आज मौसम जो है सुबह से ही आसमान में बादल हैं, थोड़ी बहुत धूप जो निकल रही है उसका कोई खास असर नहीं है। देखना होगा एक बार फिर से, आसमान में बादल तो टिके हैं लेकिन क्या वो बारिश में कन्वर्ट हो पाते हैं, बारिश हो पाती है, जिसका इंतज़ार, एक अच्छी बारिश का इंतज़ार पटना वासियों को भी है ताकि मौसम का लुत्फ उठाया जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त शिवहर से आ रही है, जहां मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुबोध राय की गोली मारकर हत्या की गई है। सुबोध राय जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है, इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर में मौत हो गई है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। रामबन रोहुआ की यह घटना बताई जा रही है। इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर में मौत हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे, वजह का कुछ खुलासा? जी, मैं आपको बता दूं कि इस हत्याकांड के पीछे के कारण जो है अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ है और जो परिजन है वो किसी तरीके के बयान देने की स्थिति में नहीं है। एसकेएमसीएच में उनकी मौत हुई है। तड़के सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया है। 4 गोलियां मारी गई है जिसके कारण उनकी मौत हुई है और एक अपराधी रेकी किए हुए थे पहले से ही, और जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए मुखिया पति जो निकले अपने घर से, उनको गोली मार दी गई। और मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे सुबोध राय और सीतामढ़ी के बेलसर विधानसभा से ये चुनाव भी लड़ चुके थे जन अधिकार पार्टी से, जहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो शिवहर एसपी ने इस घटना को लेकर जो इलाका है उसमें चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि शव आने के बाद जो परिजन है और जो उनके समर्थक है वो हो हंगामा खड़ा करेंगे और सबके साथ प्रदर्शन करने की भी बात सामने आ रही है। अभी तक 100 एसकेएमसीएच से शिवहर नहीं पहुंच सका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को बाढ़ से बचाने और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने रुन्नी सैदपुर प्रखंड के खड़का में करोड़ों की लागत से राहत केंद्र का निर्माण कराया है, जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह खड़का पंचायत है और हम आपको एक तस्वीर के जरिए यह दिखलाने की कोशिश करता हूं कि संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार और तमाम जो प्रशासनिक महकमा है वह किस तरीके से अलर्ट मोड में है। यह तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि रुन्नीसैदपुर प्रखंड के खड़का पंचायत में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित है उसके लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है, ताकि बाढ़ के समय अगर लोगों को परेशानी हो तो ये इस आश्रय स्थल में आके रहने का काम कर सकते हैं। और पिछले महीने ही इस आश्रय स्थल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों कराया गया था और आप तस्वीर देख सकते हैं। आश्रय स्थल का निर्माण हाल ही में हुआ है और चारों तरफ साफ सुथरी व्यवस्था है और आश्रय स्थल के निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि रुन्नीसैदपुर प्रखंड का अधिकांश जो इलाका है वह बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां के लोग हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। बागमती नदी की विभीषिका के चलते हर साल यहां पर तबाही लोग झेलने के काम करते हैं और यही वजह है कि सरकार के द्वारा इस आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि आश्रय स्थल में विपरीत परिस्थिति में लोग आके रह सके और यहाँ पर उनके लिए भोजन का इंतजाम सरकार के द्वारा कराया जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था कराई जाएगी, बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी, पानी उपलब्ध कराया जाएगा, तो तमाम तरह के यहाँ पर साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल बागमती और अधवारा समूह की नदियों के चलते यहाँ पर काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है जिससे लोगों को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो और बाढ़ के दौरान इसमें आकर रह सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।